आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एवं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, अब एमपी में गरीबी पर्यटन, सीएम का इस हफ्ते में 3 दिन दलित गरीब परिवारों के साथ भोजन करने का चुनावी कनेक्शन। 500 करोड़ से बदलेगी महाकाल क्षेत्र की सूरत, 8 गुना बड़ा हो जाएगा मंदिर परिसर, देश के सबसे आधुनिक मंदिरों में से होगा शुमार। मध्य प्रदेश में कोरोना, भोपाल ने इंदौर को पीछे छोड़ा, अब प्रदेश में सबसे ज्यादा नए केस और एक्टिव मरीज राजधानी भोपाल में। इसके साथ ही शिवराज सरकार का नया दाव, सवर्ण आयोग का ऐलान, निकाय चुनाव से पहले सीएम की नजर सवर्ण वोटों पर। एमपी में इस वर्ग की 22% आबादी जो ज्यादातर बड़े शहरों में है। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, एमपी में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल ज्यादा सीटिंग और कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। स्विमिंग पूल में सभी को रहेगी अनुमति। संयम के बाद अब बरती जाएगी सख्ती, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले किसान नेताओं ने वादा तोड़ा है, भड़काऊ भाषण दिए और साथ ही हिंसा करने वालों को बख्शेंगे नहीं। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, किसान नेताओं ने की आपात बैठक, बोले प्रदर्शन से हिल गई सरकार, इसलिए रची गई साजिश। राहुल गांधी का केरल दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बोला हमला, कहा वह देश को कमजोर व तबाह कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं समाचार के विस्तार से। अब मध्य प्रदेश में गरीबी पर्यटन, सीएम का इस हफ्ते 3 दिन दलित गरीब परिवारों के साथ भोजन करने का चुनावी कनेक्शन। दोस्तों आप सभी को बताएं, 26 जनवरी को सतना में मजदूर परिवार छेदीलाल कोल के घर दोपहर का भोजन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नगर निगमों की बैठकों में विकास पर फोकस, खाना गरीब के घर खाकर राजनीतिक मैसेज भी दे रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस के वर्ष 2019-2009 के लोकसभा चुनाव के अफसल इंडिया आइडिया का बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है प्रयोग। इसके साथ ही उपचुनाव निपट ही गए थे कि भाजपा ने फिर चुनावी तैयारी तेज कर दी है और उसमें सरकार को भी शामिल कर लिया है। आप सभी को बता दें, मार्च अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए दलित गरीब वोटर्स को साधने की रणनीति शुरू हो गई है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा आगे किया जा रहा है। सरकार इन चुनावों से पहले विकास दिखाने के लिए बाजार से कर्ज भी ले रही है ताकि शहरों में बंद पड़े काम चालू हो जाए। इन सब के बीच सबसे अलग मुख्यमंत्री हर दौरे में किसी दलित आदिवासी घर परिवार में जाकर खाना खाने से है। आप सभी को बता दें, शुरुआत में ये जो शुरुआत है वो रीवा जिले से कर दी गई है। परिवार वही चुना जाएगा जो किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ उठा चुका हो। 500 करोड़ से बदलेगी महाकाल क्षेत्र की सूरत। आप सभी को बता दें, 8 गुना बड़ा हो जाएगा मंदिर परिसर, देश के सबसे आधुनिक मंदिरों में होगा शुमार। दोस्तों जी हां, सिंघस 2028 के पहले पूरा होगा निर्माण, पहले चरण का कार्य शुरू। मोबिलिटी स्टडी फॉर महाकाल रुद्र सागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच प्रोजेक्ट के तहत हो रहे विकास कार्य। इसके साथ ही आने वाले दिनों में महाकाल मंदिर की पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। उज्जैन स्मार्ट सिटी योजना के तहत मंदिर के विकास और विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। परियोजना पूरी होने के बाद सिंघस 2028 में महाकाल मंदिर क्षेत्र का नए रूप में दिखाई देगा। आप सभी को बता दें, महाकालेश्वर मंदिर परिसर का क्षेत्रफल वर्तमान से करीब 8 गुना बड़ा हो जाएगा। अभी मंदिर परिसर 2.82 हेक्टेयर में फैला हुआ है। विस्तारित क्षेत्र में बताया गया है कि 20.23 हेक्टेयर हो जाएगा। गौरतलब है कि 12 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकाल विकास परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक भी ली थी और उन्होंने योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। परियोजना के पहले चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर और इसके साथ ही मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क, घाट आदि इत्यादि को रखा गया है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक 24 मीटर जो है चौड़ा मार्ग बनाया जाएगा। बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंबा माता मंदिर भी बनाया जाएगा, वहां 12 मीटर चौड़ा मार्ग भी होगा। वहीं महाकाल परिसर स्थित अन्य क्षेत्र, प्रवचन हॉल और साथ ही धर्मशाला को त्रिवेणी संग्रहालय के पास स्थानांतरित भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना, भोपाल ने इंदौर को
पीछे छोड़ा। अब प्रदेश में सबसे ज़्यादा नए केस और एक्टिव मरीज राजधानी भोपाल में। आप सभी को बता दें, चिंता की बात यह है कि बैतूल में नए एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस कम हो गए हैं, लेकिन राजधानी में यह अब भी 100 के करीब केस डेली आ रहे हैं। बीते 5 दिनों के आंकड़ों में बताया जा रहा है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस भोपाल में ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 21 जनवरी से 25 जनवरी तक 5 दिनों में कुल 404 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान इंदौर में महज 180 ही नए केस मिले हैं। ऐसे में अब एक्टिव केस और नए संक्रमित मिलने की संख्या सबसे ज़्यादा भोपाल में ही हो गई है। उसने इंदौर को पीछे कर दिया है तथा वहीं दूसरी ओर बैतूल में बढ़ते सक्रिय केसों ने भी चिंता बढ़ा दी है। बैतूल ने कोरोना के चलते ग्वालियर को भी पीछे छोड़ दिया है। एक्टिव केस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 3508 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है 933 भोपाल में है और 671 इंदौर में है, जबकि अब ग्वालियर में एक्टिव केस की संख्या कम हो गई है। यहाँ पर 100 से भी कम सक्रिय केस हैं, जबकि बैतूल में 181 सक्रिय कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। जबलपुर में भी 300 सक्रिय मरीज लगभग हैं। आज से होगा 1200 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहली डोज दी जा रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआत 150 सेक्शन साइट्स पर 16 जनवरी को की गई थी, जिसे बढ़ाकर जो 450 कर दिया गया है। अब आज से 1200 साइट्स पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन के पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज भी दी जाएगी। इसके बाद 14 दिन बाद शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज भी बन जाएगी। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, 2 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं हमारे भारत में। मुख्यमंत्री चौधरी जी ने बताया है कि अब तक प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक इंदौर जिले ने सर्वाधिक 8,87,000 के समथिंग जो है कार्ड बनाए हुए हैं। वहीं जबलपुर जिले की बात करें तो 6,99,000, भोपाल जिले की बात करें तो 6,68,000 सभी जगह जो आयुष्मान कार्ड को बनाया जा चुका है। कार्ड बनाने का कार्य जो है नवंबर 2020 से ही अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इसके पूर्व लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कार्ड पहले बनाए गए थे। अभियान अंतर्गत 2 माह में 25 दिन यानी 2 माह 25 दिन में लगभग 60 लाख कार्ड बनाए गए हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों को योजना में चिन्हित आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्ति हेतु निजी तथा शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा भी मिल रही है। अब तक करीब 29,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ और सप्ताह में 4 दिन वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। पहले देश भर में 150 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा था, जो बढ़ाकर 450 केंद्रों पर कर दिया गया है और अब यह संख्या 1200 कर दी गई है, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है। अब तक 28,805 लोगों को टीका लग चुका है और इसके पहले चरण में ही कुल 67,468 लोगों को इसका टीका लगना है। शिवराज सरकार का नया दाव, सवर्ण आयोग का ऐलान, निकाय चुनाव से पहले सीएम की नज़र सवर्ण वोटों पर। एमपी में इस वर्ग की 22% आबादी जो ज़्यादातर बड़े शहरों में है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री जी ने रीवा में 26 जनवरी कार्यक्रम के दौरान कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाएगी। मध्य प्रदेश में गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण लाभ पहले से ही दिया जा रहा है। 26 जनवरी को रीवा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सभी को जो है सवर्ण आयोग के तर्ज पर जो आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा में 26 जनवरी को कार्यक्रम में कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को जो है आयोग के तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाएगी, जो सामान्य गरीब वर्गों के लिए काम करेगा। दरअसल आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण देखें तो 22% से कम है, ठीक है, 22% ही सवर्ण है। इनमें से अधिकतर बड़े शहरों में बसते हैं। वोट बैंक के नज़रिए से देखें तो इनका सुझाव जो है जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ रहेगा उसको चुनाव में फ़ायदा होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि 3 साल पहले प्रमोशन में आरक्षण के मुख्यमंत्री द्वारा की गई पैरवी के कारण सपाक्स यानी कि सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था अस्तित्व में आया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिश के तहत एरियर्स की एक
भरपाई भुगतान करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था चौपट भी हो गई है और कई महीनों तक खजाने में पैसा ही नहीं आया। मेरे पास प्रस्ताव आया था कि कर्मचारियों के तनख्वाह आधी कर दी जाए। मैंने कहा ये तो नहीं होगा, तनख्वाह में कटौती नहीं होगी, एरियर्स वगैरह जरूरी रोकना पड़े लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रोकूंगा। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान आयोग का जो है बकाया एरियर्स देने की घोषणा भी की थी और इसमें मिलने वाली तीसरी किस्त का 25% दिया जाना था। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो है करीब 11 लाख है। इनमें भूमिका अहम है चुनाव की। संयम के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले किसान नेताओं ने वादा तोड़ा है, भड़काऊ भाषण दिए, हिंसा करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस ने बुधवार को डिटेल में जानकारियां दी हैं और कहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जी ने कि हमारे पास वीडियो फोटोज है, इंटेलिजेंस के जानकारियां हैं और सभी की जाँच चल रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंसा का जिम्मेदार पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने 5 राउंड बैठक के बाद तय हुई शर्तें तोड़ी। एसएन श्रीवास्तव जी ने बताया कि 26 जनवरी को देखते हुए हमने किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ नियम और शर्तें भी दी थी। हमारी पहली शर्त थी कि किसान रैली 12 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक खत्म की जाएगी, लेकिन किसान लीडर ट्रैक्टर मार्च को लीड करें और अगली पंक्ति में रहें ताकि वे जत्थे को कंट्रोल कर सकेंगे। रैली में 5000 से ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं हो सकेंगे और कोई भी हथियार नहीं रहेगा। भाला तलवार जैसी कोई भी चीज़ साथ नहीं होनी चाहिए। रैली में अनुशासन बना रहे। 5 राउंड की बैठक के बाद किसान नेताओं ने भी ये शर्तें मंजूर की थी, लेकिन आप सभी को बता दें 2.25 को ही पता चला है कि ये किसान वादे से मुकर रहे हैं। आप सभी को बता दें वो बोले 25 जनवरी की शाम को हमें पता चला है कि किसान अपने वादे से मुकर रहे हैं। रैली के दौरान उन्होंने उग्र लोगों को आगे कर दिया है और स्टेज पर ऐसे ही लोगों का कब्जा भी हो गया। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं और उनकी मंशा का साफ हो गई है। दोस्तों आप सभी को बता दें अब हिंसा के मामले में अब तक जो है FIR भी दर्ज की जा चुकी है और 19 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनकी पूछताछ अभी जारी है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें किसान नेताओं ने की आपात बैठक, बोले प्रदर्शन से हिल गई सरकार इसलिए रची जा रही है ये साजिश। आप सभी को बता दें नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हुए उत्पात के बाद किसान नेताओं ने आपात बैठक की है और इस बैठक में किसानों ने कहा है कि आंदोलन से सरकार हिल गई थी, इसलिए किसानों के खिलाफ ये गंदी साजिश रची जा रही है। बुधवार को 32 किसानों का संगठन आपात बैठक बुलाई गई है और बैठक में बलबीर सिंह राजवेल और जगत सिंह जी मौजूद रहे हैं। किसान संगठन की बैठक में आए निष्कर्ष के मुताबिक जो संगठन किसान आंदोलन की शुरुआत से 15 दिनों के बाद अपना अलग विरोध स्थल स्थापित किया था, वे संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने वाले संगठनों का हिस्सा नहीं रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी को बता दें राहुल गांधी का केरल दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बोला हमला, कहा वह देश को कमजोर व तबाह कर रहे हैं। आप सभी को बता दें निलंबोर केरल से ये न्यूज है। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भारत चीन सीमा पर गतिरोध को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोला है और आरोप लगाते हुए कहा है कि वह देश को कमजोर व तबाह कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया है कि पहली बार चीन के सैनिक भारतीय सीमा के अंदर बैठे हुए हैं। सरकार की नीतियों के कारण केरल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी जी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नीति UDF की तरफ से चुनाव प्रचार की वस्तुतः शुरुआत की और प्रदेश में माकपा के नेतृत्व वाली LDF सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस प्रकार सरकार की नीतियों के कारण केरल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है कि PM नरेंद्र मोदी जी GST लागू करके देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री जी का अक्षम है, लेकिन इस विफलता का असली कारण जो है RSS की ओर से देश में नफरत फैलाना है। उन्होंने कहा है कि चीन को पता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश को कमजोर कर दिया है, वह उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि चीन के सैनिक भारत की सीमा के अंदर आए तो कैसे आए, 56 इंच के सीने का क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 महीने में चीन के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी और गलत ढंग से GST लागू करके देश को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों ऐसी तमाम अपडेट को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।